नमस्कार। मैं नीरज नयन फिर से एक चर्चा लेकर आपके साथ उपस्थित हूँ। बंधु, आज हमारे साथ युवा तुर्क हैं और कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है। और बिहार की बात करें तो बिहार में युवाओं की संख्या आज सबसे ज्यादा है। हम इतिहास के पन्ने को पलटते हैं, हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा देश चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, भगत सिंह की धरती रही है। हमारी धरती विवेकानंद की धरती रही है। युवाओं ने जो हमें प्रेरणा दी है, हम युवाओं से संकल्प उन युवाओं से संकल्प लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम युवाओं को भी छला जाता है, हम युवाओं को भी ठगा जाता है। हम राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो बिहार में युवाओं को कहां तक सम्मान मिलता है। हमारा आज का विषय है 2020 चुनाव और युवाओं की हिस्सेदारी। आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे सूझबूझ वाले युवा उपस्थित हैं। मैं आपको परिचय कराऊं कि हमारे साथ हैदराबाद से शिशु रंजन जी हैं, जो भविष्य के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं, बिहार की राजधानी पटना से सोमू आनंद जुड़ गए हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। और अभिषेक रंजन जी को कौन नहीं जानता। अभिषेक रंजन जी नीति विशेषज्ञ हैं और नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और जिस विषय को मैं बता रहा था, मैं दोहराना चाहता हूं कि बिहार में इस राजनीतिक परिवेश में युवाओं की क्या हिस्सेदारी है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं अभिषेक रंजन जी से, युवाओं की आज की राजनीति में कितनी हिस्सेदारी है। सबसे पहले बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पूरी टीम को आभार कि आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत को रखा है। मुझे बहुत खुशी की बात है कि नीरज नयन भैया, जिनको हम हमेशा फॉलो करते रहे, मेरे बड़े अच्छे भाई की तरह, एक सगे भाई की तरह मैं मानता हूँ। सोमू आनंद, देख के बहुत खुशी मिल रही है भाई। बहुत दिनों के बाद हम वर्चुअली मिल रहे हैं। शिशु रंजन जी, बहुत खूब, बहुत खूब। बात करें अगर हम जिस विषय को लेकर आज आपने चर्चा रखा है, एक युवा के नाते अगर हम हिस्सेदारी पर नहीं जाएंगे, हम वर्तमान स्थिति में बात करें। कितना मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन तीन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक युवा को क्या चाहिए? एक युवा को चाहिए, डॉक्टर कलाम के शब्दों में बोले तो उसको सपने देखने की आजादी मिलनी चाहिए। वो सपना देख सके, कुछ बड़ा बनने का, कुछ नया करने का, कुछ परिवर्तन लाने का। मैं जब बिहार को पलट के देखता हूँ, अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ और आज को भी देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि बिहार शायद वहीं ठहरा हुआ है जो कभी हुआ करता था। ठीक है, हमने कुछ प्रगति कर ली होगी, हमारे हमारे रोड बहुत अच्छे बन गए होंगे, लेकिन बिहार के आम युवाओं का जो सपना है वो आज भी उसे सपने देखने की आजादी नहीं है बिहार। उसके पास बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत तरह की चीजें हैं। वो चुनौतियों के बारे में डिटेल में और आगे बात करें। तो एक तो पहला चीज है कि उसके अलावा जो मैं मानता हूँ कि नहीं है स्थितियां। एक जो दूसरा है कि सपनों के अलावा अगर वो कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो उसके लिए एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट की बात करते हैं कि एक ऐसा माहौल जो उसको कुछ करने की प्रेरणा दे। मैं फिर से यहाँ पे जब बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने देश के कई हिस्सों में काम किया है और मैं बिहार को कंपैरिजन जब भी करता हूँ तो मैंने देखा है कि एक बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं मिलता। हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और फिर वहां पर भी युवाओं को लगता है कि अरे यार, कुछ करने का सोचोगे तो बहुत टेंशन है, यहाँ पे कहीं दूसरे जगह चल के करते। और इसी ये एक बहुत बड़ी फैक्टर रही है जिसकी वजह से बिहार में युवा वर्ग जो है आज के दिन में बिहार छोड़कर बाहर जाना चाहता है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो वहीं पे रह के काम कर रहे हैं, बहुत तरह की चुनौतियों को झेलते हुए भी। लेकिन ये एक दूसरा फैक्टर है जो युवाओं के सेंस में मैं जरूर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। तीसरा है कि क्या भविष्य बेहतर बनाने की दिशा में क्या हमारे नीति नियंता, वहां के लोग क्या उस दिशा में कुछ करते हुए दिखाई देते हैं क्या? जिन चीजों से बिहार आगे बढ़ सकता है उन चीजों को बढ़ाने की कोशिशें हो रही है क्या? तो हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, बात करेंगे तो आज भी हमारे शैक्षणिक परिसर जो है, कॉलेज कैंपसेस जो है, वो खाली पड़े हैं, वीरान है।
मैक्सिमम कैंपसों की बात कर रहा हूँ, आज भी मैं लोगों से कनेक्शन में हूँ, लोग बताते रहते हैं क्लासेस नहीं चल रहे। रोजगार की बात करें तो रोजगार के परिप्रेक्ष्य से भी हम बहुत पीछे हैं। अब इन सारे सवालों के बीच में ब्रॉडली कुछ बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये 3-4 चीजें हैं कि जहां पे एक है कि आप सपने भी नहीं देख सकते, दूसरा है कि अगर सपने देख भी लिया तो कुछ करना चाहते हो तो वो भी आपको करने के लिए बहुत अच्छा माहौल नहीं मिल रहा है, और तीसरा है कि अगर कुछ करने का माहौल भी मिल गया तो बहुत अच्छा इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो कैसे आगे बढ़े। तो युवाओं के सामने, मेरे जैसे युवाओं के सामने यही धर्म संकट है। कैसे कि जब बातचीत को आगे और बढ़ाएंगे तो फिर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी हम बातें कुछ बिल्कुल कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं, हम पहुंचते हैं शिशु रंजन जी के पास। जिस तरह से अभिषेक रंजन जी ने बताया कि सपने देखने की आजादी होनी चाहिए और सपना नहीं देख पाते हैं, मेरा विषय युवाओं की हिस्सेदारी पर है, राजनीतिक हिस्सेदारी पर है। कहने को लेकर कहते हैं कि भारत युवाओं का भारत, नई भारत की परिकल्पना हम कर रहे हैं। तो नई भारत की परिकल्पना में क्या हम युवाओं को साथ लेकर नहीं चल सकते, युवाओं को साथ लेकर नहीं बढ़ सकते? और बिहार में अपेक्षाकृत अभी युवाओं की संख्या औसतन बढ़ गई है, और ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक दल युवाओं की उपेक्षा कर रहे हैं। आप कितना सहमत हैं? बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। सबसे पहले तो मैं आपके टीम का सहृदय धन्यवाद करना चाहता हूं, और यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मेरे सामने आने के बाद मैंने इस पर थोड़ी बहुत जो तैयारी की, उसके बाद आपके विषय और मेरी तैयारी के अनुरूप जो मुझे लगा कि हालात बहुत ही चिंताजनक हैं। अभिषेक जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात करते हैं। अब्दुल कलाम ने एक बात और बोली थी कि अगर युवाओं के मन में चिंगारी भड़का दी जाए, युवा कोई भी कार्य कर सकता है। और राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी की बिहार के संदर्भ में बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि युवाओं की भागीदारी का जो क्षरण है राजनीतिक रूप से, वह जेपी आंदोलन से शुरू हुआ। उस पर हम बाद में आते हैं। पहले आपने आपने युवाओं के विषय में जो बातें कही हैं, उसके उपरोक्त में कुछ आंकड़ों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, माध्यम तक आपके माध्यम से यूनाइटेड नेशन युवा किसे कहता है? यूनाइटेड नेशन के डेफिनेशन में 15 वर्ष से 24 वर्ष के जो लोग होते हैं उन्हें युवा कहते हैं। 2003 में जो हमारी राष्ट्रीय युवा नीति बनी, उसके अनुसार हमारे यहाँ 13 से 35 वर्ष तक के कैटेगरी वाले लोग युवा कहलाए। 2014 में उसे संशोधित कर दिया गया, और अभी 15 से 29 वर्ष के आयु में जो व्यक्ति हैं उन्हें हम युवा मानते हैं। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 120 करोड़ के आसपास है, और मतदाता 2019 के चुनाव में लगभग 100 करोड़ लोगों ने मतदाता थे, और उनमें से 67-68% उन्होंने अपना मतदान किया था। अगर बिहार की बात करें तो 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार की जनसंख्या 12.4 करोड़ है। और आज के कार्यक्रम के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे यह ध्यान में बात आई कि 18 से 19 वर्ष के आयु के लोग जो पहली बार बिहार में मतदान करने के लिए एलिजिबल हुए हैं, उनकी संख्या लगभग 75 लाख है, और 18 से लेकर के 40 वर्ष तक के व्यक्तियों की कुल जनसंख्या लगभग 1,70,00,000 है। आप यह समझ सकते हैं कि हमारा राज्य, हमारा देश कितना युवा है। आपने कहा भी 70% से, अगर हम 0 से 40 तक के उम्र का कैटेगरी ले तो 70% आबादी हमारी जनसंख्या इस कैटेगरी में आती है देश की। बिहार की भी लगभग वही स्थिति है। बिहार की स्थिति कोई भिन्न नहीं है। अब इस आबादी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे संसद में पूरे संसद में 25 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक के अगर हम युवा संसद को देखें, उसमें 64 लोग चुन के गए हैं। आपको यह आश्चर्य होगा कि उस बिहार से लगभग 4 सांसद हैं जो 25 से 40 की कैटेगरी में आते हैं, और चारों के चारों सांसद किसी एक परिवार से हैं।
3 जो तांत्रिक जनता पार्टी के से आते हैं, और जिसमें 2 भाई है, एक सिवान की हमारी सांसद है जो चौथी है, और एक नवादा की सांसद है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब मैं यह आंकड़े इसलिए रख रहा हूँ कि जो रिप्रेजेंटेशन मिलता भी है यह लगभग 12% है। 2019 की लोकसभा में यह 12% आता है, और 2008 में यह प्रतिशत 8% था। मैं देख रहा था आंकड़े, तो बहुत ही गंभीर चिंतन करने वाली बात थी कि 1952 में जो पहला चुनाव हुआ, उस समय इस कैटेगरी के जो सांसद थे वह लगभग 25% थे, जो 1957 के चुनाव में बढ़ के 32-33% के आसपास पहुंच गए, और गिरते गिरते यह 2014 के चुनाव में 8% तक आ गए। अभी बढ़ा भी है। तो मैंने जो तथ्य बताया कि एक ही परिवार से जिनके पूर्वज पहले से राजनीति में थे, वही युवा आए हैं, और उन्हें हम असली रिप्रेजेंटेशन, उन्हें असली भागीदार नहीं मान सकते हैं। तो यह शिशु रंजन जी, आपके कहने से यह अभिप्राय निकलता है कि लोग युवाओं को हिस्सेदारी राजनीति में नहीं देना चाहते हैं। अगर आपके परिवार के लोग राजनीति में हैं तो विरासत के तौर पर, वंशवादी व्यवस्था के तौर पर आप समाहित हो सकते हैं मुख्य धारा में, राजनीति की मुख्य धारा में। लेकिन अगर आपके परिवार के लोग राजनीति में नहीं हैं तो आपको एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, आपको कुछ बनकर दिखाना पड़ेगा, आपको संगठित होना पड़ेगा, आपको आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाकर युवा कहीं ना कहीं सक्रिय राजनीति में समाहित हो पाएगा। नहीं तो युवा मोर्चा का हिस्सा बनकर सिर्फ पार्टी के एजेंडे को पूरा करता रहेगा, उनके प्रायोजित कार्यक्रमों को सफल बनाता रहेगा। इससे ज्यादा युवा कुछ नहीं कर सकता। आज फिर से चर्चा छिड़ जाएगी कि SC ST को कितने टिकट मिले, सवर्णों को कितना टिकट मिला, फिर जाति पर चले जाते तो राजपूतों को कितना मिला, ब्राह्मणों को कितना मिला। लेकिन कोई भी चर्चा इस टीवी पर नहीं होने वाला है जिसमें यह चर्चा हो कि युवाओं को कितना टिकट मिला, महिलाओं को कितना टिकट मिला, किसानों को कितना टिकट मिला। जो समूह देश में प्रतिनिधित्व करता है, हम तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, हम युवा हैं। आप देखें वहां युवा डॉक्टर भरे पड़े हैं, हम IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम प्रशासनिक स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे राजनीति से रोक दिया जाता है। ऐसा क्यों? मैं जानना चाहता हूं पटना से हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं सोमू आनंद जी से, आप बताएं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद बिहार स्वाभिमान आंदोलन की पूरी टीम को मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। और अभिषेक भाई के साथ इस चर्चा में जुड़ना मेरे लिए काफी सुखद है। मैंने काफी सारी चीजें उनसे सीखी हैं, आगे भी सीखने की कोशिश करता हूँ। शिशु सर ने काफी सारे आंकड़े दिए और उन आंकड़ों के जरिए ये बताने की कोशिश की कि कितनी कम भागीदारी आज की तारीख में युवाओं की है। आपने भी अपने सवाल में एक बात का जिक्र खास तौर पर किया कि जब चर्चा होगी तो सोशल इंजीनियरिंग की चर्चा होगी, इस बात की चर्चा होगी कि किस जाति के कितने उम्मीदवारों को टिकट मिला, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं होगी। मुझे लगता है कि मेरे अपने अनुभव से मैं 2-3 चीजों को समझ पा रहा हूँ। वर्तमान समय में अगर बिहार की पॉलिटिक्स में हम पहली कतार के लोगों को देखें तो उनमें से अधिकांश लोग वैसे ही लोग हैं जो JP आंदोलन से उभर करके आए, वो आज की तारीख में बिहार की पहली पंक्ति के नेताओं में शामिल हैं। और पटना यूनिवर्सिटी का मैं छात्र हूँ और मुझे लगता है कि वर्तमान समय में बिहार में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या बाकी पार्टियों में भी अधिकांश ऊंचे पदों पर जो लोग हैं वो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ से निकले हुए लोग हैं, चाहे सुशील मोदी की बात करें, रविशंकर प्रसाद की। तो एक चीज हमें गौर करनी चाहिए कि 1984 के बाद से बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए 2012 तक। तो ये एक 28 वर्षों का जो गैप रहा, वो इतना बड़ा गैप रहा कि जिसमें एक नई लीडरशिप जो है वो सामूहिक रूप से उभर करके नहीं आ पाई। कहीं कहीं किसी छोटे किसी शहर में किसी आंदोलन के रूप में और अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप के रूप में, चाहे किसी युवा ने अगर नेतृत्व किया हो तो इक्का दुक्का नेतृत्व हमें मिलता रहा अलग अलग जगहों पर। लेकिन वो नेतृत्व कभी उसे इतना प्रभावी नहीं होने दिया गया कि वो आकर के अपनी हिस्सेदारी की मांग कर सके या फिर उससे आगे की बात कर सके।
2012 में भी पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में जो लोग जीत करके आए, मुझे नहीं लगता है कि उनमें से कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में इस स्थिति में है जो किसी पार्टी से वो अपनी उम्मीदवारी की मांग कर सके। तो एक बहुत बड़ा डर ये रहा, छात्र राजनीति को बिल्कुल पूरी तरह से बिहार के विश्वविद्यालयों में समाप्त कर दिया गया और उसके बाद से एक नई पौध जो है वो खड़ी नहीं हो पाई। तो उसका खामियाजा आज की तारीख तक हमें इसलिए भुगतना पड़ रहा है कि हम उन्हीं युवाओं के भरोसे हैं जो किसी खास परिवार से आ रहे हैं, वो हम युवाओं के रूप में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। तो नई लीडरशिप इसलिए सामने नहीं आ पा रही है क्योंकि राजनीति का ककहरा कहे जाने वाले स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बिहार में बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। तो ये मुझे एक बड़ी वजह लगती है। और कहीं ना कहीं दूसरी वजह यह भी है कि सामूहिक रूप से कोई प्रभावी आंदोलन बिहार में जो कि जेपी आंदोलन हुआ, उसके बाद से छात्र आंदोलन के रूप में, या फिर 1950 में जब देश आजाद हुआ, उसके बाद 50 में एक बीएन कॉलेज के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और उस वक्त आंदोलन इतना तेज हुआ कि स्वयं उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को संज्ञान लेना पड़ा उस मामले को, और वहां से केंद्रीय टीम पटना यूनिवर्सिटी भेजी गई थी। तो वो एक चीज थी कि बहुत ज्यादा आक्रोश और एक संगठन था छात्रों का, और वो उसके समाप्त होने की वजह से युवा राजनीति में भी और युवाओं की भागीदारी भी राजनीति में कम हुई है मेरी समझ से। सोमू आनंद जी, आपने बड़ी साफगोई के साथ इसको स्वीकारा है। आपने बताया है कि छात्र आंदोलन से जो नेता उभर कर आए, एक लंबा गैप रहा, उसके बाद से कोई छात्र नेता उभर कर नहीं आया, चुनाव रुके विश्वविद्यालयों के, और इस तरह से एक लंबा गैप हो गया। और सच बताऊं तो एक परिवार ने अपने पुत्र को आगे बढ़ा दिया, युवा को आगे बढ़ा दिया। हम खुले तौर पर हम नाम भी ले सकते हैं कि रामविलास जी ने अपने पुत्र को युवा होने के नाते आज युवा नेता कह रहे हैं, और लालू जी के परिवार से उनके 2 पुत्र युवा हैं। लेकिन ऐसी पार्टी जो अपने को परिवार कहती है, पार्टी नहीं, ये परिवार है, तो हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई युवा नेतृत्व दिया आज तक। कांग्रेस की तो बात छोड़ दे, उसका संगठन पकड़ उसका खिसकता हुआ हमें दिख रहा है। तो कई राजनीतिक दल इस जिम्मेवारी को नहीं सफलतापूर्वक निर्वहन कर पाए हैं। अगर कोई पार्टी की है तो उनकी दृष्टि सिर्फ अपने परिवार तक गई है। मैं फिर से आना चाहता हूं अभिषेक रंजन जी के पास। क्या इस बात में आपको सच्चाई लगती है? क्या राजनीतिक दल को पहल करनी चाहिए, युवा नेतृत्व को आगे लाना चाहिए? देखिए, कहने के लिए तो युवा नेतृत्व को सब कहता है कि नहीं, युवाओं के बीच में काम होना चाहिए, युवा मोर्चा बना देते हैं लोग, युवा इकाई बना देते हैं। लेकिन यकीनन मानिए तो ये यूथ जो है ना, वो केवल झंडा ढोने और नारे लगाने के लिए, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और मैं बहुत क्लोजली पॉलिटिकल डेवलपमेंट को पिछले 10 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। राष्ट्रीय दल के कार्यालय में भी हमने बहुत करीबी से काम करते हुए देखा है कि युवाओं की राजनीति में जो अट्रैक्शन है वो किस तरह का है। बहुत सारे अपवाद भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सच में राजनीति में इसलिए आए कुछ करना चाहिए। लेकिन देश की युवा राजनीति में राजनीतिक दल उतना ज्यादा प्रायोरिटाइज क्यों नहीं कर पा रहे, उसके पीछे मुझे 2 वजह लगती है। पहला नंबर चीज है कि अभी का जो युवा है, आप देखते होंगे कि जैसे मैं बिहार की बात करता हूँ, छोड़िए इधर के एग्जाम्पल, बिहार में जितने भी युवा नेता है उठा लीजिए, किसी का भी नाम हो। मैं बोलता हूँ कि 3 साल नितिन नवीन जी वहां पे प्रदेश के अध्यक्ष रहे भाजपा। एक कोई सोशल मूवमेंट बताइए जो उन्होंने खराब किया। बिहार में चिराग पासवान युवा नेता है, एक सोशल मूवमेंट बता दीजिए जो उन्होंने खराब किया। सोशल मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आंदोलन कर दिया, हमने भी ढेर सारे आंदोलन छोटे मोटे किए। हम आंदोलन की बात नहीं कर रहे, रचनात्मकता की बात करें, रचनात्मक चीजों की बात करें, अपने जिले से बाहर हट। आप राजद में मैं बहुत प्रभावशाली, बहुत ही ठीक है, भले ही वैचारिक रूप से मैं कभी कभी आलोचक भी हो जाता हूँ, लेकिन तेजस्वी यादव एक युवा नेता है, राजद चेहरा है, मुख्यमंत्री, संभावित मुख्यमंत्री है। लेकिन एक ऐसा काम बता दीजिए कि बतौर पिछले 5 सालों में नेता विपक्ष रहते हुए या मुख्यमंत्री रहते हुए एक सोशल मूवमेंट टाइप का या सोशल कुछ ऐसा क्रिएशन किया जिसकी वजह से बिहार के कुछ 1000, 2000, 5000 लोगों का भला हो गया डायरेक्ट रूप से।
कोई एक आइडेंटिटी उनके साथ जुड़ा है क्या? जो नए युवा नेता भी जाते हैं राजनीतिक दलों में भी, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं नाम नहीं ले सकता कुछ वजहों से, जिन्होंने अगर किसी दल में गए तो उन्होंने रचनात्मकता के साथ गए, उन्होंने वैल्यू एड किया, कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट, कुछ नहीं तो समाज को कंट्रीब्यूट करने वाला। लेकिन नहीं, नेता वो किसी नेता के आदमी होता है, वो तब जाएगा, वो किसी दल में उसको जगह मिलती है, फिर वो उसका वफादार होता है, उसी के आगे पीछे घूमता रहता है, उसी से वो आगे बढ़ता है। कई सारे ग्रास रूट वर्कर्स से बेचारे 10-10 साल गवा देते हैं, तब जाके उनको कोई जगह मिलता है। तो ये सारा जो सिनारियो है वो बहुत फेवरेबल नहीं है। अब होता क्या है कि यहाँ पे बिहार में जो युवा नेतृत्व है वो इसलिए नहीं उभरा। सोमू आनंद ने बहुत अच्छा एक विषय रखा कि छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, जानबूझ के पौध को काट दिया गया। लेकिन छात्र संघ चुनाव हो जाने से ही कौन सा भला होने वाला है? बिहार के छात्र संघ चुनाव में तो बहुत सारे लोग जीते, उनमें से आप सबका ट्रैक करिए कि वो क्या कर रहे हैं आज के दिन में। मैक्सिमम लोग लगे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं से थोपे हुए गए लोग। एक आध लोगों में था बहुत आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं थी, लेकिन उन्होंने खुद को ही इतना सिमटा लिया आपस में, उन्होंने एक लोकप्रियता को हासिल करने की बजाय किसी पार्टी में घुस गए, फिर उसका किसी कोई विंग के बन गए कुछ चीजें, फिर वो नेताओं के घर पे ही घूमना फिरना, लोगों से डिस्कनेक्टेड यूथ लीडर हमारे लिए। आप, मैं फिर से चैलेंज करता हूँ, बिहार में एक यूथ लीडर का नाम बताइए जिसको नाम तो जानता हो लेकिन उसके काम से लोग जानते हो। नहीं बता। आपका कहना बिल्कुल सही है। यूथ नेता के नाम से तो लोग परिचित हैं, लेकिन उनके काम से परिचित नहीं है। उनको अपना काम दिखाना होगा। आज हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में दो युवा जो चमकते चेहरे के रूप में दिखाई देते हैं, उनके जीतने के बाद एक खुशी सी दौड़ गई थी युवा के रगों में। जैसे एक लद्दाख से सांसद आए थे, फिर हम तेजस्वी सूर्या को देखते हैं जो आज पिछले दिनों कल उनको युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो हम ऐसे युवाओं को सांगठनिक जिम्मेवारी देते हैं जो एक मुकाम हासिल कर चुका है। पूनम महाजन जी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, सांसद थी, उन्हें यह जिम्मेवारी दी गई। आज तेजस्वी सूर्या सांसद है, उन्हें यह जिम्मेवारी दी गई है। तो उन्होंने तो एक मुकाम हासिल किया, वो प्रेरणा स्रोत बन गए युवाओं के बीच कि आप भी सांसद बनो, हमने ऐसा किया। फिर से एक जवाबदेही उनको दी गई है। मुझे लगता है उनके नेतृत्व में संगठन अच्छा चलेगा, लेकिन कोई एक ऐसे युवा को वहां रखा जाता जो उस टीम में अच्छा काम किए होते, उनके नेतृत्व में फिर संगठन आगे बढ़ता, तो युवाओं की हिस्सेदारी वहां बढ़ जाती। तो राजनीतिक दलों को ऐसा भी करना चाहिए, एक ही युवा के ऊपर डबल जिम्मेवारी, और कहीं ना कहीं जो काम करके समर्पित कार्यकर्ता है उन्हें कुंठित किया जाता है। हम शिशु रंजन जी से जानना चाहते हैं, क्या इस बात से आप सहमत हैं? नीरज जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। एक राजनीति में हाल फिलहाल में, और राजनीति में नहीं, मैं तो हर क्षेत्र में देख रहा हूँ कि एक भावना सी आ गई है कि जो कुछ हो वो सब मुझे मिल जाए। आप उदाहरण के लिए अगर आईएएस लॉबी को देखें तो रिटायर होते ही वो सबसे पहले सोचते हैं कि कैसे बाकी जो चीजें हैं उनको मिल जाए। गुप्तेश्वर पांडे अभी से इसका जीता जागता उदाहरण है। और सोमू जी और अभिषेक जी की बातों को मैंने बड़े गौर से सुना और इस बात पे तो बिल्कुल सहमति है कि आंदोलन एक युवा नेतृत्व निकाल के देता है, और वह जो नेतृत्व निकलता है वह बहुत शक्तिशाली नेतृत्व होता है। उदाहरण हमने सोमू जी ने जेपी आंदोलन का उदाहरण दिया, मैं थोड़ा इतर होकर उदाहरण देता हूं कि असम में असम गण परिषद पार्टी बनी जो बिल्कुल स्टूडेंट मूवमेंट पे थी। आसू ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेता, सर्वमान्य नेता है, उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ साझेदारी रही। ये उस आंदोलन से निकलने के बाद जो युवा नेतृत्व बनता है उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, उसे कोई हटा नहीं सकता। परंतु ऐसा क्या हो गया है, ऐसी क्या फैक्टर्स हैं जो सारे पार्टियों में यह ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है, किसी में थोड़ा कम किसी में ज्यादा, कि जो विषय आपने उठाया कि एक ही युवा के प्रति मल्टीपल जिम्मेदारी दी जा रही है और नए युवाओं को उभारने से रोका जा रहा है। मुझे लगता है कि इसके पीछे पुश और पुल फैक्टर दोनों है। एक तो पुश फैक्टर ये है कि आज का जो राजनीति का बदला हुआ चरित्र है
उसमें एकल साम्राज्यवाद कह लीजिए या फिर एकल नेतृत्व वाली पार्टियां कह लीजिए, उनका बोलबाला है। सारी क्षेत्रीय पार्टियां वैसी हैं जिनके सिर्फ एक सर्वमान्य नेता है, बाकी रबर स्टाम्प है, और उनके विरुद्ध कोई भी आवाज आएगा तो जाहिर है उनको पसंद नहीं आएगा। और युवा एक ऐसा युवा जो जोश है वह किसी बंधन में नहीं बनता। तो युवा को अगर कुछ खराब लगेगा तो उसको बोलने से परहेज नहीं करता, और यह बात सभी स्थापित नेतृत्व को पता है और इसलिए उसको साइडलाइन करते रहते हैं। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें भी अब देखा जा रहा है कि जो टॉप डाउन अप्रोच है कि ऊपर से कुछ आया और आपको उसको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो राजनीतिक भविष्य है वो दांव पे लग जाएगा। यह जो भावना आती गई है यह युवाओं को राजनीति से परे धकेल रही है, यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो दूसरा मैंने पुल फैक्टर की बात करी वो बिल्कुल मुझे आज की राजनीति से गायब लगती है। जब मैं छोटा था, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज उस समय युवा नेतृत्व प्रदान करते थे और उनमें आकर्षण था। कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होंगे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को तरफ देखते होंगे, वह सचिन पायलट की तरफ देखते होंगे, और मैं अगर इनसे ऊपर जाऊं तो राजेश पायलट और उन दोनों व्यक्तित्व में भी आकर्षण था। दूसरी धारा के होते हुए भी लोग सिंधिया जी को और सचिन पायलट को पसंद करते थे। प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज जिनका आपने नाम लिया, दूसरी धारा के लोग भी उनको पसंद करते थे, वो प्रेरणा स्रोत थे। लेकिन आज के युवा ऐसे हैं जिनमें आकर्षण नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। आज जब युवा तेजस्वी यादव कुछ बोलते हैं तो उसके जवाब में हमारे वरिष्ठ नेता सुशील मोदी को बोलना पड़ता है, उसके जवाब में और वरिष्ठ नेता को बोलना पड़ता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तेजस्वी का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में तेजस्वी के उम्र का कोई नेता होना चाहिए जो प्रभावशाली ढंग से तेजस्वी यादव के बातों को जवाब दे पाए। चिराग पासवान अगर कुछ बोलते हैं तो अन्य दलों के युवा नेता उनको जवाब दे, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा गैप है। युवाओं को चाहिए कि उस स्तर के जिस स्तर से आज लोजपा ने अपने परिवार के ही युवा को आगे बढ़ाया है, राजद ने अगर अपने परिवार के युवा को ही आगे बढ़ाया है, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों को भी चाहिए कि उस स्तर पर युवाओं को जिम्मेवारी दे। मैं फिर से सोमू आनंद के पास आना चाहता हूं जो पटना से हैं। सोमू जी, आपको नहीं लगता कि युवाओं ने जितना अवदान दिया है पार्टी को, उसके वनिस्पत उनको आज तक कुछ भी नहीं मिला है? हाँ बिल्कुल, नितिन नवीन की बात आई, वो भी विधायक हैं और उन्हें ही प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदेही दी गई। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जवाबदेही किसी और युवा को मिलता? वो तो एक प्रेरणा स्रोत बन गए, विधायक बन गए। कितने सहमत हैं आप इस बात से? क्या कहना चाहेंगे इस परिदृश्य में? अगर हम इस बात पर आए कि राजनीतिक दलों को युवाओं को अधिक से अधिक भागीदारी देनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि पहले हमको इस बात पर चर्चा भी करनी चाहिए कि क्या समाज युवाओं को, ऐसे युवा जो कि आंदोलन कर रहे हैं, या फिर जैसे जो बात अभिषेक रंजन भैया ने कही कि रचनात्मक कार्यों में उनकी क्या भूमिका है, तो ऐसे लोग जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज उनको कितना तवज्जो दे रहा है? अगर सोसाइटी उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी, सोसाइटी उनको खुद से आगे बढ़ाएगी, सोसाइटी के लोग उन्हें रोल मॉडल मानेंगे, तो निश्चित रूप से एक दबाव पॉलिटिकल पार्टीज पर भी बनेगा कि वो भी ऐसे युवाओं को अपने यहाँ तरजीह दें। आपने नितिन नवीन जी का जिक्र किया, या फिर आपने ये कहा कि कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा युवा नहीं है जो तेजस्वी यादव को जवाब दे। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय कमेटी की घोषणा हुई है, उसमें पटना से ही गुरु प्रकाश जी का नाम राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस निर्णय का स्वागत है। जी आगे बोलिए। जी, तो मेरी समझ इतनी है कि पहले जो समाज है हमारा, कई सारे जगहों पर जो आंदोलन हो रहे हैं, कई युवा ऐसे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। मुझे एक नाम याद आता है अभी कि एक विक्टर झा है कटिहार के, वो वहां पर जो कटाव होता है लगातार गंगा की तरफ, गंगा से, और वहां जो पुनर्वास को लेकर या फिर उनके पीड़ित लोगों की सुविधाओं को लेकर के लगातार आंदोलनरत रहे हैं। कई आंदोलन उन्होंने किए हैं, कई बार अनशन किया है।
शायद एक बार चुनाव भी लड़ा और चुनाव में बहुत कम वोट उन्हें आए। तो दिक्कत हमारे साथ भी ये है कि हम ऐसे युवाओं को, हो सकता है कि उसके कई और कारण भी रहे हों, लेकिन दूर से देखने पर जो एक बात अलग अलग जगहों से समझ में आती है कि हमारा समाज भी युवाओं को सीधे रूप से नेतृत्व देने में कहीं ना कहीं वो संकोच करता है और इसका फायदा अलग अलग राजनीतिक दल भी उठाते हैं। कई जगहों पर युवा नेतृत्व जो है वो आंदोलनों की उपज नहीं है और ऐसे आंदोलन भी बहुत कम हो रहे हैं जिनमें युवा राजनीति के लोग निकल करके आए। तो पहले तो राजनीतिक दलों से पहले हमें बतौर समाज के रूप में ये चीज स्थापित करनी होगी कि हम युवाओं को कितना अधिक महत्व दे रहे हैं। तभी राजनीतिक दलों से हम ये उम्मीद कर पाएंगे कि वो भी उन्हें तरजीह दें, उन्हें तवज्जो दें। बिल्कुल, मैं शिशु रंजन जी के पास आना चाहता हूं। अब समय की बाध्यता है, लेकिन आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि हमें क्या करना चाहिए युवा नेतृत्व को बढ़ाने के लिए। शिशु रंजन जी के मन में ऐसा क्या है, कुछ योजना उनके मन में भी है जो रखना चाहते हैं इस पटल पर कि युवाओं को नेतृत्व मिले, इसके लिए क्या किया जा सकता है? जी, मैं अगर इस समस्या के समाधान के बारे में सोचूं कि इसके मूल में जाना चाहूं, तो मुझे लगता है कि राजनीति का जो बदला हुआ स्वरूप है, जिसमें पैसों का बोलबाला बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आपने शुरू में ही बिहार में जातिगत संस्थाओं का नाम लिया था, तो अगर उसको हम हटा भी दें तो आज की राजनीति पैसों की राजनीति हो गई है। और ये जो नए युवा चेहरे भारतीय संसद में पहुंचे हैं जो एक स्थापित परिवार से हैं, तो मुझे लगता है कि यह उदाहरण के रूप में है कि युवा चेहरे से समाज को दिक्कत नहीं है, परंतु क्या होता है कि कभी कभी प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो और उसकी मार्केटिंग नहीं हो तो प्रोडक्ट फ्लॉप कर जाता है। तो सबसे पहले तो हमें इस पे काम करना होगा, एक समाज के रूप में एक आदर्श व्यवस्था बनानी होगी जिसमें हम पैसे के बोलबालों को नकारें। दूसरा, अगर हमें इस व्यवस्था को सुधारनी है तो इसके लिए आवाज नीचे से ही आनी होगी, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व तो हमेशा इस सोच के साथ बैठेगा कि अगर कोई मुझे चुनौती देने आए तो मैं उसे भला क्यों स्वीकारूं, मैं उसे क्यों जगह दूं। तो ये सामाजिक संगठन, मैं उदाहरण के तौर पे मैं नाम ले सकता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी में अन्य सारी परिवार पार्टियां हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नेतृत्व बिल्कुल अलग है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उसमें काफी योगदान रहता है। तो अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, अगर वह चाहे कि नहीं मुझे राजनीति में कुछ परिवर्तन करना है, और उसका उदाहरण अभी हाल फिलहाल में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी प्रदेश में अध्यक्षों की नियुक्ति की है उसमें पहले के अपेक्षा इस बार युवाओं को तरजीह दी है। उदाहरण के लिए सबके 60 साल से कम होने चाहिए। तो एक सामाजिक संगठन के रूप में हम इस समस्या से लड़ सकते हैं। एक समाज के रूप में, एक आम जनता के रूप में हम अगर निश्चय कर लें कि हम अच्छे कैंडिडेट को वोट देंगे, जब हमसे उम्मीदवार वोट मांगने आए तो हम उनसे पूछें कि अगर चुनाव संसद का हो तो हम उनसे पूछें कि आपके राष्ट्र के लिए क्या विचार है, आप राष्ट्र को कैसे देखते हैं। अगर आप स्थानीय विधानसभा के लिए चुनाव में आते हैं तो पूछना चाहिए कि आप विधानसभा आप बिहार के लिए, विकास के लिए क्या करना चाहते हैं, आप युवाओं के मुद्दों को कैसे पकड़ना चाहते हैं। अभिषेक जी ने शुरू में ये बोला था कि युवाओं के लिए बिल्कुल शिशु रंजन जी, आपके जो विचार हैं वो प्रेरक हैं। मैं चलते चलते अंत में अभिषेक रंजन जी के पास आना चाहता हूं कि आप बताएं, आपके अंदर कोई योजना ऐसी है जिससे युवाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके, युवाओं को भागीदारी मिल सके वर्तमान राजनीति में। चलते चलते कुछ थीम आपके जो मन में है उसे आप बताएं। तो शिशु रंजन जी ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था कि संयुक्त राष्ट्र का जो डेटा कहता है किसको हम युवा मानेंगे, तो मुझे लगता है कि 18 से 35 जो ऑन एन एवरेज एक आयु जो है वो 60 साल से कम ही है भारत में। और हम राजनीति में देखते हैं कि बूढ़े लोगों का जमावड़ा हो गया है। एक समय के बाद उनके पास अनुभव तो रहता है, लेकिन आज के समय में दुनिया टेक्नोलॉजी पे बढ़ रही है आगे। यहाँ पे
एनर्जेटिक टाइप के लोग चाहिए, इनोवेटिव टाइप के लोग चाहिए, क्रिएटिव लोग चाहिए। पुराना ट्रेडिशनल वो बैल को हाँकने वाला जो है ना वो सिस्टम खत्म हो गया। अब चाहिए जो आज के जमाने के साथ चल पड़े। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 18 से 35 वर्ष, 18 साल के लोगों को मत डालने का अधिकार है, तो 18 से 35 साल के लोगों को उनको सीटें भी मिलनी चाहिए। आप 18 साल के किसी युवा को मत लड़ाइए, 20 साल के उसका एक लिमिटेशन बना हुआ है, लेकिन कम से कम 28 से 35 साल के आयु वर्ग के लोगों को आप एक अच्छी खासी संख्या दे सकते हैं। तो पार्टी में, संगठन में, मेरा जैसे महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि 33% देना चाहिए आरक्षण, मैं आरक्षण जैसी व्यवस्था का नहीं इसमें कहना चाहता, लेकिन आधी जिम्मेवारी संगठन में युवाओं को मिलनी चाहिए और टिकट में कम से कम 1/3 युवाओं को टिकट मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? वो इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि युवा जाएगा तो युवा ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को डिमोलिश करेगा, युवा जाएगा तो वो क्रिएटिविटी को ऐड करेगा, युवा जाएगा तो पॉलिसी मेकिंग में वैल्यू ऐड करेगा। और पढ़े लिखे आज के युवा जब जाएंगे ना तो वो देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, राज्य को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, ना कि वो जातिवाद, रीजनलिज्म और फालतू की चीजों बहका फुसला के और इधर एक दूसरे को लड़ा झगड़ा के जो है वो जो राजनीति करते हैं वो खत्म हो जाएगा, डिमोलिश हो जाएगा। और एक आखिरी चीज की, तेजस्वी सूर्या जी का आपने उदाहरण दिया, बिहार में ही बहुत सारे लोग हैं, बिहार में कई सारे लोग हैं जो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। जयराम विप्लव बहुत तरह की चीज करते रहते हैं। मुजफ्फरपुर में ही भारतेंदु भैया की हमने पूरे पिछले 7-8 सालों में उनकी जर्नी देखी। कई ऐसे युवा लोग हैं जिनके पीछे कोई नहीं है, लेकिन मेहनत करके वो आगे आए। ऐसे पटना में ही बहुत सारे लोग हैं जो, जैसे अभी गुरु प्रकाश जी को ये एक मिला कि क्रिएटिव लोग हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, पब्लिक पॉलिसी के बारे में इंटरेस्ट है उनका। बिहार को पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, बिहार को पॉलिसी चाहिए। बिहार में पॉलिसी पैरालिसिस है और ये तभी दूर होगा जब युवा आएंगे। ये जो दूरदर्शी तो छोड़ दीजिए, विजनलेस लोग हैं, अजीब टाइप से पॉलिटिक्स चलाते हैं, उनसे बिहार नहीं चलने वाला है ज्यादा दिन। अगर चलेंगे तो शायद हम उसी तरह से एक ऐसी रफ्तार रहेगी जो शायद देश की रफ्तार से बहुत हम पीछे रहेंगे, और बिहार कर सकता है अगर युवाओं को मौका मिले। नीरज जी, मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, अगर अनुमति है तो मैं बताऊं। बोलिए, अभी नीरज जी निकल गए। अच्छा, तो मेरे हिसाब से एक जो महत्वपूर्ण पॉलिसी, आपने पॉलिसी की बात की अभिषेक जी, मुझे लगता है कि अगर इसे समाधान के रूप में देखा जाए तो बिहार के पंचायत चुनाव में महिलाओं को 33% भागीदारी सुनिश्चित की गई विधि स्थापित कानून के द्वारा। अगर पंचायती राज व्यवस्था में युवाओं के लिए, आपने बोला जो 18 से 25 साल के उम्र के व्यक्ति हैं, उनकी अगर भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाए विधि स्थापित उसमें, तो मुझे लगता है कि युवाओं का राजनीति में सहभागिता जरूर बढ़ेगी, और वो इसलिए भी बढ़ेगी, उनकी सफलता इसलिए भी सुनिश्चित होगी क्योंकि पंचायत चुनाव में अभी जिस प्रकार से विधानसभा और लोकसभा में खर्च होता है उस प्रकार का खर्च नहीं होता। तो एक युवा अपने मेहनत के दम पे एक पंचायत जैसे चुनाव को लड़ सकता है, और वहां से अनुभव प्राप्त करने के बाद जब वह सशक्त हो जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह युवा अपने हक की मांग करने के लिए राजनीतिक नेतृत्व के सामने खड़ा होगा, जनता भी और समाज भी उसके साथ खड़ी होगी, और आने वाले समय में युवाओं की सहभागिता 100% बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सार्थक चर्चा आज की रही। आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और निश्चित रूप से बदलाव आएगा। चलने का है नाम चेतना, रुक जाना ही जरता है, दीपक देखो अंधकार से रात रात भर लड़ता है, कठिनाई से घबरा जाना भूल भयंकर भारी है, कोशिश जारी रखो निरंतर, अंतिम जीत तुम्हारी है, अंतिम जीत तुम्हारी है। हम अपने तीनों त्रिदेव युवा को बधाई देते हैं। आप लोगों ने एक सार्थक चर्चा की है और निश्चित रूप से इस चर्चा से हमारे युवा प्रेरणा लेंगे। जो व्यक्ति इस परिचर्चा को सुन रहे थे, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं। आप सभी अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।